विद्यार्थी मित्रों, तृतीय वर्ष के लिए जो हमें पाठ्यक्रम दिया है, उस पाठ्यक्रम के भीतर जो तीसरी इकाई है, जिसमें गद्य विधाओं का परिचय दिया गया है। इन विधाओं के परिचय में एक गद्य विधा उपन्यास भी है और उस उपन्यास का नाम है शकुंतिका। इस उपन्यास के लेखक है वर्तमान में जो उपन्यासकार के रूप में बड़े प्रसिद्ध रहे हैं और जिनके उपन्यास पाठकों के भीतर बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं, वे आदरणीय भगवान दास जी मोरवाल। मोरवाल जी के द्वारा सृजित शकुंतिका, इस उपन्यास के संदर्भ में हम जानकारी लेते हैं। ये जो उपन्यास है शकुंतिका उपन्यास, वो आकार की दृष्टि से भले लघु है, पर इस उपन्यास में जो विचार चित्रित किया गया है वो विचार विशालकाय है, व्यापक है। ये उपन्यास कथा प्रधान होने की बजाय चरित्र प्रधान है। कुछ ऐसे उपन्यास होते हैं कि जो केवल उनमें कथा प्रधान होती है, चरित्र गौण बन जाते हैं, और कुछ उपन्यास ऐसे होते हैं कि जिनमें कथा तो होती है पर उसके साथ साथ उसके चरित्र प्रधान हो जाते हैं। तो शकुंतिका ये उपन्यास चरित्र प्रधान उपन्यास है। इस उपन्यास में चित्रित पात्र जो है दशरथ, भगवती, उग्रसेन, दुर्गा, सिया, गार्गी, बुलबुल, पिहू, रमेश, जयंती, बलवंत, अख्तरी, रेवती, ये जो पात्र है, ये सभी पात्र जब हम इस उपन्यास को पढ़ते हैं तो पढ़ते समय ऐसा महसूस होता है जैसे ये पात्र यथार्थ है। इन पात्रों को आपने कहीं देखा है, ये पात्र हमारे जीवन के भीतर आए हुए हैं, समाज में ये पात्र मौजूद है, ऐसा हमें लग रहा है। और ऐसा ही साथ ये भी लगता है कि सभी पात्र वास्तविक जीवन के पात्र, ये कोई काल्पनिक नहीं है। ये पात्र हाड़ मांस के बने सजीव पात्र है, ऐसा महसूस होता है इस उपन्यास को पढ़ते। उपन्यास पढ़ने के पश्चात पाठक के मन में ये पात्र जिंदा रहते हैं, लगता ही हमारे जीवन संपर्क में आए हुए हैं। मोरवाल जी ने इन्हें घटना संदर्भ में मोड़ा है और इन पात्रों का विकास किया है। पात्रों के भीतरी जगत को उनके क्रिया व्यापार के माध्यम से विकसित किया है। यह उपन्यास पात्र विशिष्ट उपन्यास है, इसलिए यह महत्वपूर्ण के साथ साथ लोकप्रिय भी होता जा रहा है। शकुंतिका उपन्यास जो कथा है, इस कथा को या जो कथा प्रधान उपन्यास है उनको भुलाया जा सकता है, लेकिन चरित्र प्रधान उपन्यासों को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि ये चरित्र हमारे हृदय की गहराई में जाकर उतरते हैं। और यही कारण है शकुंतिका ये उपन्यास कम समय की अवधि में प्रसिद्धि के शिखर पर ही नहीं पहुंचा, बल्कि इस उपन्यास का अनुवाद भी हुआ है। महाराष्ट्र के भुसावल की मराठी की प्रसिद्ध लेखिका, आलोचक, अनुवादक सुश्री आदरणीय डॉक्टर सुधाजी खराटे ने माफ कीजिएगा, इसका मराठी में चिमनी नाम से अनुवाद किया है। और डॉक्टर सुधाजी खराटे जी ने इनका जो अनुवाद किया है, वो अनुवाद मराठी में उतना ही प्रसिद्ध रहा जितना ये उपन्यास मूल रूप में हिंदी में प्रसिद्ध रहा है। चरित्र प्रधान उपन्यास के पात्र तो पूरे एक युग का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि उनके पास भविष्य तक के लिए देने हेतु तो कुछ रहता है। इस उपन्यास में चित्रित दुर्गा, भगवती, सिया, गार्गी, बुलबुल, पिहू, ये ऐसे ही पात्र हैं। जीवन में जिस तरह से मनुष्य के संपर्क में आता है और जिस तरह से जीवन में मनुष्य को देखता समझता है और जिस प्रकार से एक दूसरे से बातचीत करता है, ठीक ऐसी ही अनुभूति इस उपन्यास को पढ़ते समय और पढ़ने के बाद आती है। यह उपन्यास भावनात्मक है। इसमें परिवार, संस्कार, शिक्षा
आदि के साथ साथ अनाथाश्रम का भी चित्रण किया गया है। परिवार में लड़की का होना कितना जरूरी है, इसे भी लेखक ने बड़े ही कोमल और भावस्पर्शी शब्दों में चित्रित किया है। इस उपन्यास में दो परिवारों का चित्रण है। एक परिवार उग्रसेन और दुर्गा का है, जहां लड़के ही लड़के जन्म लेते हैं, एक भी लड़की परिवार में नहीं है। और दूसरा परिवार है दशरथ और भगवती का, जहां एक भी लड़का नहीं है, तीन तीन लड़कियां हैं, और जो गोद ली जाती है वह भी लड़की है, और जो गोद ली जाती है उस लड़की का नाम है पिहू। मतलब उपन्यासकार ने इस उपन्यास में जो परिवार का चित्रण किया है, जहां एक परिवार के भीतर केवल लड़के ही लड़के हैं, तो दूसरे परिवार के भीतर केवल लड़की ही लड़कियां हैं। उपन्यास की शुरुआत में भगवती जो है वो चिंतित है, क्योंकि उसके एक बेटा बहू को कोई संतान नहीं है, और दूसरे को 3 लड़कियां हैं। उग्रसेन की यहां एक और लड़के के जन्म पर भगवती कहती है, ऊपर वाला भी उसे ही देता जाता है, जिसके पहले से एक नहीं कई कई है, पता नहीं हमारी कब सुनेगा। अब ये देखिएगा, भगवती के जो विचार है कि हमारे घर में केवल लड़कियां ही लड़कियां, लड़का नहीं है। और उग्रसेन के यहाँ जब लड़के का जन्म होता है तो वह दुखी होती है। उग्रसेन की जिंदगी की शुरुआत साइकिल पर दूध बेचने से होती है। मोटरसाइकिल बड़ी डेयरी का मालिक से होते हुए प्रॉपर्टी डीलर, भरा पूरा परिवार, और अंत में केवल पति पत्नी का रहना तक समाप्त होता है। अंत में जो हम इस उपन्यास के उद्देश्य देखेंगे, उसमें इस बात का मैंने उल्लेख किया है कि केवल संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं है, संस्कार भी महत्वपूर्ण। उग्रसेन के पास तो सब कुछ है, सब कुछ होने के बावजूद भी उग्रसेन के पास कुछ भी नहीं रहता है। दशरथ और भगवती की जो पोती है सिया, वो अव्वल दर्जे में उत्तीर्ण होने पर दुर्गा अपने नालायक पोतों के बारे में कहती है, इतने महंगे स्कूल में पढ़ाने का आखिर क्या फायदा हुआ? इनसे तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली ये लड़कियां लाख दर्जे अच्छी निकली। अरे सरकारी स्कूल में पढ़ने वालों के 92% और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले के बस 55%। ये जो अंतर है, यहाँ लेखक हमारी शिक्षा पद्धति किस तरह की है, इस पर भी वो प्रश्न चिन्ह मान करते हैं। परिवार में लड़की का होना बेहद जरूरी है। इस संदर्भ में दुर्गा कहती है, ऐसे निकम्मे पोतों से तो ऊपर वाला दशरथ भगवती जैसे पोती ही दे देता, सत्यानाशियों में से एक भी तो काम का नहीं निकला। लेखक ने भगवती के माध्यम से जो बात की वो बिल्कुल ही विचारणीय बात है। वो कहते सब किस्मत के लेके, पता नहीं दशरथ भगवती के बेटे बहू ने पिछले जन्म में कौन कौन से मोती दान किए, जो लक्ष्मी जैसी लायक बेटियां पाई है। और जब ये दोनों परिवार के प्रमुख उग्रसेन और दशरथ एक दूसरे को मिलते, तब उग्रसेन दशरथ को अपनी व्यथा बताते हुए, भाई लोग कुछ भी कहे, अगर मेरा कहना है कि बिना बेटी वाला घर नहीं सफेदे का पेड़ होता है, जिस पर तो परिंदे भी आकर नहीं बैठते हैं। बेटी दो परिवार को जोड़ने का काम करती, वो भावुक होती, वो समझदार होती है। वर्तमान में हम देखते हैं स्त्री भ्रूण हत्या ज्यादा पैमाने पर हो रही है। इस बात पर लेखक ने चिंता व्यक्त की है। आज हर क्षेत्र में बेटियां कामयाब होती जा रही है। ऐसा एक भी क्षेत्र नहीं बचा जहां बेटियों ने अपना कर्तव्य नहीं दिखाया। दशरथ अपनी पत्नी से बातचीत करते समय उग्रसेन और उनके बीच जो संवाद हुए थे, उस संदर्भ में भगवती से कहते हैं, दरअसल उग्रसेन के दुखी होने की एक और वजह है, जिसे सुनकर मुझे भी लगा कि वह ठीक कह रहा है। वो कह रहा था कि बात बात पर जिस तरह उसके पोते आपस में गाली गलौज करते हैं, उससे पूरे घर को नरक बनाकर रखा हुआ है।
न कोई छोटे का लिहाज, न किसी बड़े की शर्म, किसी की जबान पर लगाम नहीं है, किसी की भी जबान काबू पर नहीं है। इसका कारण यह है क्योंकि परिवार के भीतर बेटी नहीं है, इसके कारण मर्यादा आती है। एक आध लड़की होती तो कम से कम बातचीत तो सोच समझ कर करते ये लड़के। ये बात वे सही कह रहे हैं, घर में लड़की होने से मर्दों की जबान पर कंट्रोल तो रहता है। ये बताते समय लेखक की हमारे समूह की बात रखे कि परिवार के भीतर परिवार के संतुलन को बनाए रखने का काम बेटी करती है। एक बार तो उग्रसेन की आंखें भर आई, बोला, दशरथ क्या बताऊं, हर काम के लिए 10 बार कहना पड़ता है। मैं तो जब देखो तुम्हारे घर से तुम्हारी पोतियों को बस यही कहते सुनता हूं, आई दादाजी, आई अम्मा। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे घर में लड़कियां नहीं, चिड़ियों का छोटा सा झुंड वास करता है। जब देखो इधर से उधर फुदकती रहती। ये बात तो सही है। एक आवाज में हमारी पोतियां सामने खड़ी होती है। फिर कुछ पल रुककर भगवती बोली, मुझे नहीं पता था कि इनके घर का ऐसा माहौल है। वैसे एक बात कहूं, ये है भी इसी धंधे के लायक। इसमें ऐसे ही मवालियों की जरूरत होती है। और आखिर में उसने जो बात कही उसे सुनकर मेरी तो आत्मा जैसे भीजती चली गई। इसी क्या बात कह दी उन्होंने। बोला कि दशरथ, अब पता चल रहा है कि जिस घर की दरो दीवारें लड़कियों की कूक से गूंजती रहती है, उस घर को दुनिया का खुशनसीब परिवार क्यों कहा जाता है। ये उग्रसेन की व्यथा है, ये उग्रसेन की पीड़ा है। और उस पीड़ा को लेखक ने, जिस परिवार में लड़कियां होती है वो परिवार बड़ा खुशनसीब होता है। वो इसलिए कि दुर्गा ही भगवती को यह विचार देती है कि बेटा गोद लेने की बजाय बेटी को गोद लिया जाए, और वह भी किसी अनाथाश्रम से। दुर्गा भगवती से कहती है, एक बात कहूं भगवती, अगर बच्चा गोद लेने की नौबत आ भी जाए तो किसी अनाथाश्रम से लेना। कम से कम किसी अनाथ और बेसहारा को माँ बाप तो मिल जाएंगे, उसको एक नई जिंदगी मिल जाएगी। ये बात तो तेरी सही है दुर्गा, भगवती की थी। भगवती का खींचा हुआ चेहरा एकाएक ढीला पड़ता चला गया। और सुन, किसी लड़के वड़के के चक्कर में मत पड़ना। लड़कों का सुख मैं कितना भोग रही हूं मैं ही जानती हूं। ये जो वाक्य है ये वाक्य व्यंग्यात्मक वाक्य है। अपनी पोतियों को देख रही ना, जहां 3 पोतियां तेरी है वहां चौथी भी सही। दुर्गा कहती है, मेरा बस चले ना भगवती, तो मैं अपने घर में आज ही लड़के ले आऊं। वो बात तेरी सही है दुर्गा, पर वंश बढ़ाने के लिए तो लड़के की ही जरूरत पड़ेगी। भगवती ने बात अपने चिंतित स्वर में कही। सुन भगवती, बुरा मत मानियो, इस वंश बढ़ाने की भूख ने हमारी बेटियों की दुर्गत की हुई है। लेखक ने वर्तमान भ्रूण हत्या की समस्या पर इसके माध्यम से प्रकाश डाला है। थोड़ी देर के लिए मान लो तुमने लड़के को गोद लिया, तो इसकी क्या गारंटी कि वो तेरी इन पोतियों को बहन का दर्जा देगा। कहीं वो तुम्हारी जायदाद पर कब्जा न कर बैठे और तेरी ये पोतियां इस घर के लिए तरस है। इसलिए मेरी बहन, उस बारे में तुम अच्छी तरह सोच लेना। ये जो विचार दुर्गा ने दिए, ये विचार देने के कारण उस परिवार में अनाथाश्रम से एक लड़की को, जिसका नाम पीहू, उसको गोद लिया जाता है। अगर दुर्गा के द्वारा ये विचार नहीं दिए जाते तो शायद उपन्यास की कथा कुछ और होती।
हो सकता है ये उपन्यास इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि दुर्गा के जो विचार है वो विचार श्रेष्ठ विचार है। भगवती लड़की गोद लेने के बारे में कहती है, देखो लड़का गोद लेने पर इस घर को भले ही वंश चलाने वाला मिल जाएगा, पर इस घर की लड़कियों को भाई कभी नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि जिस दिन उसे इस बात का पता चलेगा कि सिया, गार्गी और बुलबुल उसकी सगी बहनें नहीं हैं, उसी दिन उसकी निगाह फिर जाएगी, क्योंकि वो तो पराया है, खून पराया है। उसे पता है कि ये मेरी सगी बहनें नहीं है, उसकी शायद नीयत में खोट आ सकती है। सगे भाई भाभी तो आजकल घर की बहन बेटियों को पूछते नहीं है, एक गोद लिया जरूर पूछेगा। ये बिल्कुल समाज की सच्चाई को लेकर हमारे सामने रखा है। कहीं ऐसा न हो कि मेरी इन चिड़ियों के लिए इस घर की देहरी भी पराई हो जाए। कहते कहते भगवती की आवाज कांपने लगी और वो परिवार ये निर्णय लेता है कि हम अनाथ आश्रम में रहने वाली लड़की को ही गोद लेंगे, जिनके घर में पहले से 3-3 लड़कियां हैं। और जब पीहू को गोद लिया जाता है तब वो अपनी बहू से कहती, बहू इसे गोद में लेने का पहला हक दुर्गा को है। असली दादी इसकी मैं नहीं, ये दुर्गा है जिसने इस बच्ची को दूसरा और असली जन्म दिया है, क्योंकि दुर्गा ही विचार देती है। पीहू के जन्मदिन मनाने के संदर्भ में भी दुर्गा बताती है, तो फिर एक काम करो, इस बार पीहू का पहला जन्मदिन तो बुलबुल के जन्मदिन पर मनाओ, पर इसका असली जन्मदिन उसी दिन का रखो जिस दिन यह इस घर में आई थी। ये जो बात है दुर्गा के द्वारा बताई गई बात, ये बहुत ही ऊंची बात है। आगे से जब भी पीहू का जन्मदिन मनाओ तो उसी दिन मनाओ जिस दिन इस पीहू को अनाथाश्रम से गोद लेकर आए थे। लेखक ने यहाँ एक और बात बताई कि ये जो परिवार है, ये परिवार दक्यानुस से रहने वाली परंपरा को तोड़ता है। अक्सर ये परंपरा रही कि जब लड़का होता है उस समय कुआं पूजा जाता है, पर दुर्गा पीहू के समय कुआं पूजवाती है। जो परंपरा है उस परंपरा को वो तोड़ती है, क्योंकि परंपरा यह है कि जब लड़का जन्म लेता है तो उसी समय कुआं पूजा जाता है, लड़की के जन्म के समय नहीं। ये खबर अखबार में छपती है, हो सकता है वो लोगों को बताना चाहते कि देखो यहाँ जहां सिर्फ लड़का पैदा होने पर कुआं पूजा जाता हो, वह ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने केवल लड़की की खुशी में कुआं पूजवाया है, बल्कि ऐसी लड़की की खुशी में पूजवाया है जो उनकी अपनी सगी नहीं है, जिसे अनाथाश्रम से गोद लिया गया है। परंपरा को तोड़ने की बात है, और ऐसी परंपरा को तोड़ा है जो मनुष्य जाति के लिए, समाज के लिए उपयोगी है। बेटे ही हमारा सहारा होती है, ये बात दुर्गा बताती है। वो कहती है, एक बात कहो भगवती, ये बेटियां ही हम दादा दादी और माँ बाप की सार संभाल करती है, ये बेटियां ना हो तो पता नहीं इनका क्या हाल हो। बेमतलब हम बेटों की चिंता में अपनी जिंदगानी खपा देते हैं। बता मुझे क्या मिला, जब हमारे दिन आए तो छिटक कर दूर चले गए, क्योंकि उनके परिवार के एक एक लड़के उनको छोड़कर चले जाते। बना लो जमीन जायदाद, क्या फायदा हुआ इस सब का। तो कहती है, कभी कभी तो जी करता है कि सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन सदा के लिए तीर्थ पर निकल जाए। सिया के समय में भी दुर्गा भगवती को सलाह देती है, भगवती अभय के पापा ठीक क्या है, देख बहन, मेरा तो मानना है कि बच्चे खुश रहने चाहिए, उनकी खुशी में माँ बाप की खुशी होनी चाहिए। चकोती का इस उपन्यास में मोरवाल जी ने जात पात के बंधनों को नकारा है। इस उपन्यास में चित्रित सिया नामक जो पात्र है
वह तपन दत्ता नामक बंगाली जज से विवाह करती है। गार्गी जो है वो पंजाबी डॉक्टर से विवाह करती है और बुलबुल का विवाह जाट बिरादरी वाले नरेंद्र से होता है। पर नरेंद्र के घर वाले परिवार वाले लालची होने के कारण वो बुलबुल को वापस मायके में भेज देते हैं। सिया के पति जज होने के कारण सिया कोर्ट के द्वारा नरेंद्र के परिवार वालों को नोटिस भिजवाती है और जिसके कारण बुलबुल वापस अपने ससुराल जाती है। अब यहां देखिएगा लेखक ने सिया बंगाली से विवाह करती है, गार्गी पंजाबी से विवाह करती है, अनाथ आश्रम से लड़की गोद लेते हैं। ये जो सारा चित्रण है, ये सारा चित्रण जात पात के बंधनों को नकारने वाला चित्रण। दशरथ और भगवती को इन मामलों में ढाढ़स बांधने का काम दुर्गा करती है। दुर्गा एक अच्छी पड़ोसी है। अनाथाश्रम से गोद ली गई पीहू अपनी अगली पढ़ाई के लिए वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न शहर चली जाती है। वापस जब वो आती है तो उसे इस बात का पता चलता है कि मुझे अनाथाश्रम से गोद लिया गया है। तो वह जिस अनाथाश्रम से उसे गोद लिया गया है उस अनाथाश्रम में वो जाती है और जाकर उस अनाथाश्रम को डोनेशन देती है। उसके पश्चात वापस वो ऑस्ट्रेलिया चली जाती है और उसने एक फाउंडेशन बनाया जिस फाउंडेशन का नाम है डीबी फाउंडेशन। डीबी फाउंडेशन अर्थात दशरथ भगवती फाउंडेशन। और पीहू इस फाउंडेशन के द्वारा अनाथाश्रमों को दान करती रहती है क्योंकि वो जानती है अनाथाश्रम में ही मेरा जन्म हुआ है और अनाथाश्रम से ही मैं पली पोसी हूँ। बाद में मुझे गोद लिया गया है। उस दर्द को वो महसूस करती, उस पीड़ा को वो समझती है। इसलिए वो अपने डीबी फाउंडेशन के द्वारा जहां जहां अनाथाश्रम है उनको वो दान करती है। इस तरह ये जो उपन्यास है, इस उपन्यास में लेखक ने समाज में रहने वाली जो स्थिति और स्थिति का चित्रण किया है। इस उपन्यास को जब हम पढ़ते तो पढ़ते समय एक सवाल मन में निर्माण होता है कि इस उपन्यास की नायिका किसे माने। अगर मान लो सिया को माने तो वो बंगाली जज से विवाह करके चली जाती है। सिया की छोटी बहन गार्गी को माने तो गार्गी भी पंजाबी डॉक्टर से विवाह करके चली जाती है। गार्गी से छोटी वाली बहन बुलबुल को माने तो बुलबुल भी अपने परिवार में खुश है और जिसको गोद लिया गया था वो पीहू, वो तो ऑस्ट्रेलिया चली गई। अब मेरे विचार से इस उपन्यास की नायिका अगर हम किसी कहे तो वह दुर्गा है, क्योंकि दुर्गा ही भगवती को इनको बताती है कि बच्चों पर अपनी मर्जी थोपना ठीक नहीं रहता है। दुर्गा अपने पति उग्रसेन से सहमत होते हुए बोली कि भगवती और दशरथ जब अपने घर का फैसला नहीं ले पाते तब वे उग्रसेन और दुर्गा के पास आते। दुर्गा भगवती और दशरथ के लिए मानव संकट मोचक है और ये दुर्गा जो है वो दुर्गा सही, सत्य और ईमानदारी से सलाह देती है। उसके मन में छल कपट नहीं है। जात बिरादरी और कुल खानदान से ऊपर उठकर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब कभी लोग तुमसे पूछें कि दामाद क्या करता है, क्योंकि जब सिया बंगाली जज से जब जज से विवाह करती है जो दूसरे जाति का है, तो उस समय वो परिवार बड़े टेंशन में है। तो संकट मोचक के रूप में दुर्गा जाती है और जाकर कहती तो मान लो जात बिरादरी कुल खानदान से ऊपर या कुल खानदान में आप कहेंगे कि तो आपकी बेटी ने दूसरे जाति के लड़के से विवाह कर लिया है, पर जब तुझे ये पूछेंगे कि दामाद क्या करता है
और जब तुम ये बताओगे कि वह जज है, तब तुम्हारा सिर गर्व से किस तरह ऊंचा होगा, सोचो जरा। दशरथ मेरे तो अभी से सोच सोच कर रोए खड़े हो रहे, बाकी आप क्या सोच रही है तुम जानो। यार दशरथ, मुझे एक बात पर हैरानी हो रही कि जो लोग एक आश्रम से बच्चे को, वो भी लड़की को गोद लेने जैसा बड़ा फैसला ले सकते हैं, वे इतने कमजोर कैसे हो सकते हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब याद देखिएगा, दुर्गा के साथ साथ उग्रसेन जो है, क्योंकि उग्रसेन को पता है कि जिसने अपने दूध का धंधा साइकिल से शुरू किया था, आज वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, बच्चे है, सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बावजूद भी वो परिवार में दोनों ही अकेले हैं, क्योंकि बच्चे अपने अपने व्यवसाय के हिसाब से इधर उधर चले गए, उनसे अलग हो गए। दुर्गा का परिवार, भगवती का परिवार, माफ कीजिए, दुर्गा का परिवार जो है, वो दुर्गा का परिवार बिखर गया है। और इसमें जो चित्रण है, वो चित्रण हमें सोचने के लिए मजबूर करता है। तो ये जो सारी घटनाएं हुई है, इन घटनाओं में दुर्गा जो है, वो दुर्गा नायिका के रूप में दिखाई देती है। उपन्यास को जब हम शुरू में पढ़ते, तो शुरू में पढ़ते समय ऐसा लगता है हमें कि दुर्गा खलनायिका जैसा लगता है चरित्र, शुरू में लगता है। शुरू के उपन्यास पढ़ते समय शुरू के 8-10 पन्नों के भीतर हमें लगता है कि दुर्गा शायद खलनायिका हो, पर असल में वो नायिका है जो क्रांति लाती है। दुर्गा के द्वारा क्रांति मतलब विचारों के क्रांति का मतलब मस्तिष्क काटना नहीं है, क्रांति का मतलब है विचारों में परिवर्तन करना। और दुर्गा भगवती और दशरथ, इन दोनों में विचारों में परिवर्तन लाती है, और परिवर्तन लाकर घर में 3 लड़कियां होने के बावजूद भी अनाथ आश्रम से लड़की को गोद लिया जाता है। जात बिरादरी वाले लड़के से विवाह करने की बजाय पराई या दूसरी जाति के लड़कों से विवाह करते, ये जो निर्णय लेते हैं, उस समय संकट मोचक के रूप में दुर्गा इस परिवार की सहायता करती है, और दुर्गा की सहायता के आधार पर ये परिवार भरा पूरा और खुश रहता है। ये तीनों भी लड़कियां और चौथी पीहू, चारों भी अपने परिवार के भीतर खुश रहती है, क्योंकि इस उपन्यास का जो शीर्षक है शकुंतलिका, ये सारी चिड़िया इस घोंसले से उड़कर वो अपने अपने संसार में मग्न होती है, अपने अपने दृष्टिकोण के आधार पर अपना जीवन जीती है। तो ये रहा ये भगवान दास मोहवाल जी के द्वारा लिखा गया उपन्यास शकुंतलिका की संक्षिप्त रूपरेखा। अब इस उपन्यास को लिखने के पीछे लेखक का क्या उद्देश्य रहा है, इसे अगर हम देखें तो सबसे पहला उद्देश्य बेटा बेटी के भेद को नष्ट करना। दूसरा उद्देश्य कुल वंश केवल बेटा ही है, इस मानसिकता को हटाना। तीसरा उद्देश्य जाति पाति की दकियानुसी मानसिकता को समाप्त करना। और जो परंपरागत मानसिकता रही है कि बेटा ही चाहिए, इस मानसिकता को बदलना। और लेखक ने एक बात बताई कि पड़ोसी सकारात्मक सोच वाले होने चाहिए। संपत्ति महत्वपूर्ण नहीं, संस्कार महत्वपूर्ण है। और इसी संस्कार के आधार पर दुर्गा का संस्कार न होने के कारण दुर्गा का परिवार किस तरह बिखर गया है। परिवार के सदस्यों में आपसी सहानुभूति, सद्भाव, अपनापन का महत्व, ये भी उद्देश्य रहा है। बेटियां भी कुछ कम नहीं है, इस विचार को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक एकता निर्माण करना, ये इनका उद्देश्य रहा है।